स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, रेस सब्जुडाइस क्या होता है और भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में हमने जानी। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है। ठीक है, सो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 है सीपीसी के अंदर, जो फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं उसको आगे अभी हम देखेंगे। सो बहुत छोटा टॉपिक है फॉरेन जजमेंट, बट कई बार पूछ लिया जाता है। सो इसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ें, बट जल्दी से इसको निपटा दें इसी वीडियो में। सो इस वीडियो में हम फॉरेन जजमेंट के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फॉरेन जजमेंट और फॉरेन कोर्ट क्या होता है। फॉरेन जजमेंट क्या इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होता है कि नहीं होता है, क्या फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव कंसीडर करते हैं, और करते हैं तो किन सिचुएशंस पर, किन शर्तों पर करते हैं। इसके अलावा हमारे इंडियन लॉज फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन रखते हैं, हम क्या प्रिज्यूम करते हैं फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग, और अगर फॉरेन जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स कराना होता है तो किस तरीके से एनफोर्स कराया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो हम फॉरेन जजमेंट के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है। तो देखो, फॉरेन कोर्ट क्या होता है वो सीपीसी का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 5 हमें बताता है, जो कहता है कि फॉरेन कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, और उसे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, ना ही उसके ऊपर किसी भी तरीके की अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सिंपल हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो फॉरेन कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, और उसके ऊपर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके का कोई भी कोर्ट किसी भी तरीके का कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सवाल उठता है कि क्या फॉरेन जजमेंट इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है। तो देखो, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर किसी एक्स पर्सन ने किसी सब्जेक्ट मैटर पर फॉरेन कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट किया, उसके बाद उस कोर्ट का जजमेंट आता है, तो वो जजमेंट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अब एक्स सेम सब्जेक्ट मैटर पर इंडिया के किसी भी कोर्ट में केस नहीं ला सकता, और अगर वो लाता है तो उसके केस के ऊपर फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग नेचर का काम करेगा, और रेस जुडिकाटा अप्लाई करके उसके केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, बट अगर ये जो फॉरेन जजमेंट है ना, अगर ये फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का नहीं है, तो फिर यहां पर फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग नेचर का काम नहीं करेगा। यानी कि अगर फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का नहीं है तो वहां पर एक्स सेम सब्जेक्ट मैटर पर, ऑल्दो उस सब्जेक्ट मैटर पर जजमेंट आ चुका है, फिर भी वो सेम सब्जेक्ट मैटर पर इंडिया में केस ला पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर सपोज करो एक्स पर्सन का किसी सब्जेक्ट मैटर पर फॉरेन कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन जजमेंट नहीं आया अभी, तो उस सिचुएशन में भी वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर केस लाना चाहे तो ला सकता है। उसके इंडिया वाले केस के ऊपर रेस सब्जुडाइस अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो जजमेंट बाइंडिंग नेचर का होगा, अगर वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है तो फिर बाइंडिंग नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर केस चल रहा है फॉरेन कोर्ट में और उस दौरान अगर आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में केस लेकर आते हैं तो वहां पर फिर आप केस ला सकते हैं, आपके केस को डिसमिस नहीं किया जाएगा, और ना ही आपके केस की ट्रायल के ऊपर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग स्टे लगाया जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको 3 चीजें समझ में आई होंगी कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है, फॉरेन जजमेंट क्या होता है, और फॉरेन जजमेंट इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो डिसाइड होगा ना कि फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग है या नहीं, है ना। तो अब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है या नहीं वो बताता है सेक्शन 13। यानी कि सेक्शन 13 कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखता है जिनके बेसिस पे ये डिसीजन होता है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है या नहीं। ठीक है, तो अब वो कौन से पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट कहता है वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल कह रहा है कि अगर फॉरेन कोर्ट ने किसी ऐसे केस में जजमेंट दिया है जिस केस में उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था जजमेंट देने का,
तो फिर इस सिचुएशन में उस कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे, यानी कि इनकॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, यानी कि अगर केस को मेरिट पे सुनकर डिसाइड नहीं किया गया है तो उस सिचुएशन में भी हम फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंसेस सही से नहीं सुने, या फिर केस को डिसमिस कर दिया इस बेसिस पे कि केस की पार्टीज नहीं आ रही, या फिर डॉक्यूमेंट्स सही टाइम पे सबमिट नहीं हो पाए, या फिर डिफेंडेंट ने टाइम पे अपनी सिक्योरिटी फर्निश नहीं कराई जो कोर्ट ने उसे कराने को बोला था। ठीक है ना। तो बेसिक सिंपल कहने का मतलब यही है कि मेरिट पे अगर केस सुना है और डिसीजन दिया है तो ठीक है, कंक्लूसिव मानेंगे, अदरवाइज फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमको कह रहा है कि अगर फॉरेन कोर्ट किसी ऐसे तरीके का केस सुन रहा है जिसका इंप्लीमेंटेशन उस कंट्री में ना होकर किसी दूसरी कंट्री में होना है, तो उसको अपना जजमेंट देते वक्त इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूके की कोर्ट है, उसमें आपका और मेरा कोई केस चल रहा है। अब उस केस का जो जजमेंट है उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में होना है। ठीक है। तो अब अगर इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन होना है तो दो चीज करना पड़ेगा, एक तो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और साथ में इंडिया के लॉ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी हम इस जजमेंट को कंक्लूसिव मानेंगे, और कंक्लूसिव मानने से ये फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग नेचर का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि किसी भी फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव बनाने के लिए उसका इंटरनेशनल लॉ और इंडिया के लॉ को फॉलो करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स पर्सन है, या फिर आपका और हमारा केस चल रहा है, अब उस केस में कुछ ऐसा जजमेंट आया है जिसका इंप्लीमेंटेशन इंडिया में होना है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन किया नहीं जा सकता क्योंकि अगर उसको इंडिया में इंप्लीमेंट हम करते हैं तो इंडियन लॉज ब्रीच होंगे, और अगर इंडियन लॉ ब्रीच होगा तो हम कैसे फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव मानेंगे और कैसे उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। ठीक है ना। तो सिंपल कहने का मतलब है इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ को फॉलो कर रहा है, इनके अकॉर्डिंग है फॉरेन जजमेंट, तो ही हम उसको कंक्लूसिव मानेंगे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर जजमेंट कुछ इस प्रकार का है कि वो नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर रहा तो भी हम ऐसे जजमेंट को कंक्लूसिव कंसीडर नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि नेचुरल जस्टिस क्या है। तो देखो, हो सकता है कि वो जो जजमेंट दिया गया है वो गुड फेथ में न दिया गया हो सकता है कि बायसनेस हुई हो वहां पर, यानी कि जो फॉरेन कोर्ट का जज है उसने पार्शियलिटी की हो, या फिर हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट उसने जजमेंट दिया उसको अपनी बात रखने का कोर्ट ने मौका ही ना दिया हो। अगर भाई जिसके अगेंस्ट आप जजमेंट दे रहे हो उसको आप अपनी बात रखने का मौका नहीं दोगे तो फिर तो वो अपनी बात रख नहीं पाएगा, और जब वो अपनी बात नहीं रख पाएगा तो आपको वो गलत ही दिखेगा ना। तो ऐसे में अगर कोई जजमेंट देता है वो फॉरेन कोर्ट, तो उस जजमेंट को हम कंक्लूसिव कैसे मानेंगे। ठीक है ना। ये कुछ बेसिक है, कुछ नेचुरल जस्टिसेज हैं जिसका फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। अगर इनको फॉलो नहीं किया तो उस जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं ट्रीट कर सकते। ठीक है। इसके बाद बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर जजमेंट फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है, अब वो चाहे कोर्ट ने किया हो, चाहे पार्टीज ने किया हो, किसी ने भी किया हो, अगर फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड के चलते जजमेंट आया है, ठीक है ना, तो ऐसे जजमेंट को भी हम कंक्लूसिव कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है या नहीं। ठीक है। तो देखो, अभी तक सेक्शन 13 में हमने देखा कि कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का है या नहीं। ठीक है। अब उसके आगे हम बात करें तो उसके आगे सेक्शन नंबर 14 है जो हमें बताता है कि इंडिया के कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रिज्यूम करते हैं। ठीक है। जिसके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 14 हमें कहता है कि अगर इंडिया के कोर्ट्स के सामने फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी रखी जाती है तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि वो फॉरेन जजमेंट क्या है, कंक्लूसिव नेचर का है। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी चाहती है कि कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन ना करे तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना पड़ेगा और उसे कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि सर, जो फॉरेन जजमेंट को आप कंक्लूसिव मान रहे हैं ना, वो कंक्लूसिव नहीं है। और वो ये कैसे बताएगा, वो सेक्शन नंबर 13 के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अभी हमने देखा, उसको प्रूफ करेगा कोर्ट के सामने।
और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, तभी वो अपना प्रिजम्पशन चेंज करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अगर कोर्ट के सामने फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आती है तो कोर्ट उसको कंक्लूसिव मानेगा अनटिल और अनलेस अपोजिट पार्टी कॉन्ट्राडिक्शन कुछ प्रूफ ना कर दे कोर्ट के सामने। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम कि फॉरेन जजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। यानी कि कोई एक एक्स और वाई है, इन दोनों का केस चल रहा था लंदन में, जजमेंट आया, अब उस जजमेंट को इंडिया में एनफोर्स कराना है तो हम कैसे कराएंगे? तो कैसे कराएंगे उसके रिगार्डिंग दो पॉइंट्स हैं। या तो जो डिक्री होल्डर है उस फॉरेन जजमेंट का, वो इंडिया के अंदर उस कोर्ट के पास जाकर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन कराया जाना है, केस फाइल करे। ठीक है ना, यानी कि सपोज करो ये एक्स पर्सन है, इसके फेवर में फॉरेन जजमेंट आया और इसका जो फॉरेन जजमेंट है उसका इंप्लीमेंटेशन कराया जाना है लखनऊ में। तो एक्स क्या करेगा, एक्स लखनऊ की कोर्ट में जाएगा, केस फाइल करेगा और लखनऊ की कोर्ट को बताएगा कि सर ऐसे ऐसे मैंने केस फाइल किया था यूके में, जजमेंट मेरे फेवर में आया है, तो उस जजमेंट की आप डिक्री पास कर दो। ठीक है ना। और जब कोर्ट के सामने एक्स ऐसा कोई केस लेकर जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी देखेगा, अब प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई वो जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव नेचर का है, तो कोर्ट इस बेसिस पे डिक्री पास कर देगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि एक्स कब जाएगा लखनऊ कोर्ट में। तो देखो ऐसी सिचुएशन में 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है, यानी कि जिस दिन एक्स के फेवर में फॉरेन जजमेंट आया वहां से अगले 3 साल के अंदर एक्स को इस लखनऊ कोर्ट के पास जाकर केस फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि वो लखनऊ का कोर्ट उस फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग अपनी डिक्री पास कर सके। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया पहला तरीका। इसके बाद बात करें हम दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग। देखो ये हर सिचुएशन में लागू नहीं होता, ये उन्हीं सिचुएशन में लागू होगा जहां पर कंट्रीज के बीच में क्या हो, रेसिप्रोसिटी ट्रीटी साइन की गई हो। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूके के बीच में अगर रेसिप्रोसिटी ट्रीटी साइंड है तो ऐसी सिचुएशन में एक्स को इस लखनऊ की कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट लखनऊ कोर्ट में जाएगा और फॉरेन जजमेंट दिखाएगा। तो फॉरेन जजमेंट दिखाने के बाद वो लखनऊ का कोर्ट ऐसे ही उस फॉरेन जजमेंट को ट्रीट करेगा जैसे कि उसने खुद ने वो जजमेंट दिया हो, यानी कि वो उस फॉरेन जजमेंट को ऐसे ही एग्जीक्यूट कराएगा जैसे कि वो अपनी दी गई डिक्री को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है, किन बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो कंक्लूसिव है या नहीं, उसके रिगार्डिंग इंडियन कोर्ट्स का क्या प्रिजम्पशन रहता है और उस फॉरेन जजमेंट को इंडिया में कैसे एनफोर्स कराया जाता है। ठीक है।